राजस्थान की इस वीर भूमि पर कई किले, लेकिन कुछ किले ऐसे भी हैं जिनके बारे में सच जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तो आज मैं खड़ा हूँ एक ऐसे किले के सामने। कहते हैं यहीं पर राजस्थान का पहला जौहर हुआ था, जहाँ आग सिर्फ जली ही नहीं थी बल्कि हजारों जिंदगियाँ जिंदा जलकर राख हो गई थी। और ये वही किला है जहाँ बाबर की सेना ने भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। लेकिन इस किले की सबसे खतरनाक बात इसका इतिहास ही नहीं, क्योंकि और कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ हवा है, लेकिन जो लोग यहाँ रात में रुके उनमें से कई लोग दोबारा यहाँ लौटकर नहीं आए। और आज मैं खड़ा हूँ उसी खौफनाक जगह पर, बयाना किले में, जहाँ हर कदम पर इतिहास नहीं, डर आपका इंतजार कर रहा है। जहाँ दीवारों में आज भी चीख दबाई गई है और कुछ दरवाजे आज भी खुलना नहीं चाहते। और आज मैं इस किले के अंदर जाकर उन सच्चाइयों को बाहर लाने वाला हूँ जो शायद बाहर आना ही नहीं चाहती। तो चलिए देखते हैं आज इस किले के अंदर मेरे साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बयाना किले के उस हिस्से में जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। इस समय मैं किले के निचले भाग में खड़ा हूं और मेरे सामने है प्राचीन पत्थरों से बनी सीढ़ियां। कहा जाता है कि किले के मुख्य भाग तक पहुंचने के लिए करीब 200 से भी ज़्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सोचिए, सदियों पहले इन्हीं रास्तों से राजा, सैनिक और घुड़सवार इस दुर्ग तक पहुंचा करते होंगे। हर सीढ़ी अपने भीतर इतिहास का एक नया अध्याय समेटे हुए है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे इस विशाल किले के रहस्य, इसकी प्राचीन इमारतें और इसकी गौरवशाली कहानी हमारे सामने खुलती चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस 2000 साल पुराने ऐतिहासिक सफ़र को और देखते हैं आखिर इस पहाड़ी की चोटी पर हमारा इंतज़ार कौन कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आखिरकार इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं पहुंच चुका हूं बयाना किले के मेन गेट तक। और आप देख सकते हैं इस समय यहाँ जो गेट लगा हुआ है वो पुराना नहीं है, बल्कि ये लोहे की सलाखों वाला गेट एएसआई द्वारा बाद में लगवाया गया है। और जैसे ही मैं अंदर आता हूँ तो सामने बनी दीवारें जो बिल्कुल इस सलाखों वाले गेट के अपोजिट हैं, वहाँ मैं अगर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देते हैं 2 चूड़े, जिनमें से एक टूट चुका है और एक अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों, इन चूड़ों को देखकर बिल्कुल साफ समझ में आता है कि जो गेट यहाँ पर पहले लगे हुए थे वो अंदर की तरफ रहे थे। और थोड़ा अगर साइड में आप देखेंगे दाएं और बाएं तरफ, तो यहाँ 6 चौकियाँ भी बनी हुई हैं, जहाँ यहाँ के जो पहरेदार या सिपाही रहा करते थे वो यहाँ पहरा दिया करते थे। और यह जगह इतनी बड़ी बनी हुई है कि यहाँ पर वो आराम से बारी बारी अपनी आराम की व्यवस्था भी देख लेते थे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ ज़रूर बताऊँ कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो लाल कलर के गेट बने हुए हैं, ये बिल्कुल उद्देश्य सिर्फ प्रवेश देना ही नहीं था, बल्कि दुश्मनों को रोकना भी था। अगर कोई सेना हमला भी करती थी तो उसे एक एक करके इन सभी दरवाज़ों को पार करना पड़ता था। ऊपर से सैनिक निगरानी रखते थे और हर द्वार की सुरक्षा की एक नई परत का काम करता था। आज भले ही इन दरवाज़ों में कई नाम इतिहास में धूल खो चुके हैं, लेकिन इन्हें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह किला आखिर कितना अभेद और शक्तिशाली रहा होगा। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं एक तरफ कठिन चढ़ाई, तो दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े परकोटे
और एक गहरी खाई जो कि दुश्मनों को रोकने के लिए बनाई गई थी ताकि दुश्मन सीधा दीवार तक न पहुंच सके। वहीं ऊपर बने विशाल परकोटे इस दुर्ग की ताकत को दर्शाते थे। देखोगे कि हमने तकरीबन आधा रास्ता पार कर लिया है, लेकिन ये सीढ़ियाँ हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और भाई पता नहीं कितना चल के जाना पड़ेगा ऊपर। और बस आज सबसे अच्छी खास बात यही है कि आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, आज धूप नहीं है, वरना हमारी हालत ख़राब हो जाती। दोस्तों वहाँ से चलकर नारे के बाद में अभी हमें यहाँ इस रास्ते से और भी ऊपर जाना है, तो आइए हमारे साथ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बयाना किले के इतिहास की। तो इस किले का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है, जबकि वर्तमान दुर्ग का निर्माण यदुवंशी जादौन राजपूत शासक द्वारा विजयपाल ने लगभग 1040 ईस्वी में करवाया था। इसी वजह से इसे विजयगढ़ नाम से भी जाना जाता है। सदियों के दौरान इस किले पर राजपूतों, सल्तनत शासकों, मुगलों और जाट राजाओं का शासन रहा। यही कारण है कि यह किला केवल पत्थरों की इमारत ही नहीं बल्कि इतिहास की एक जीवित धरोहर है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इसके दूसरे द्वार तक, और अब आप यहाँ से देख सकते हैं इस खाई की गहराई। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं किले के दूसरे मेन द्वार तक, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और यहाँ भी अगर आप अंदर आके देखेंगे तो यहाँ भी सेम उसी तरह के दरवाजे हैं कि ज़्यादातर दरवाजे बाहर लगे होते हैं, लेकिन इसमें सामान्य साइज़ के आप देख सकते हैं दोनों तरफ चूड़े बने हुए हैं। इनमें कभी लकड़ी का दरवाज़ा रहा होगा, लेकिन वो समय के साथ टूट चुका है या फिर हटा दिया गया। और दोस्तों जैसे ही हम किले के अंदर दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो इधर की साइड भी एक चौकी बनी हुई है, जो कि यहाँ जो पहरेदार थे वो यहाँ पहरा दिया करते थे। और इधर भी अगर आप साइड में थोड़ा देखोगे तो सैन्य चौकी के पास बनी यह छोटी खिड़की नुमा संरचना सुरक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा रही होगी। यहाँ शायद हो सकता है कि जो सिपाही रहे होंगे वो अपने हथियार रखते होंगे। और ऊपर दिखाई दे रहा है एक छोटा सा खुला कक्ष, संभवतः यहाँ सैनिक दूर दूर तक नज़र रख सकते होंगे, किसी भी खतरे की सूचना तुरंत किले के अंदर पहुँचा सकते थे। यानी किले का यह हिस्सा केवल रास्ता ही नहीं बल्कि सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण चौकी हुआ करता था। तो आइए चलते हैं इन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ और हम देखते हैं यहाँ की बनी हुई सुरक्षा व्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी एक सुरक्षा की दृष्टि से चौकी बनी हुई है। और थोड़ा साइड में अगर आप देखोगे तो ये भी एक छोटा सा कक्ष है जिसमें शायद कभी कोई दरवाज़ा नहीं रहा होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक गुप्त चौकी जैसी कुछ बनी हुई है, जहाँ हथियार या फिर बारूद का भंडारण रहता होगा, ताकि अगर किले पर कभी हमला हो या कोई सूचना मिले तो यहाँ से सिपाहियों को तुरंत व्यवस्था की जा सके। और इनमें बने हुए यहाँ पे छेद भी देख सकते हो, इसमें बिल्कुल सीधा छेद बना हुआ है। तो यहाँ से अगर दुश्मन सेना का कोई सिपाही यहाँ से दिखे तो यहाँ से शीशा तक पिलाकर डाला जाता था। तो दोस्तों एक सामान्य चीज़ मैं आपको यहाँ ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ 3 पार्टीशन बने हुए हैं, जहाँ से आप जो सिपाही रहते थे वो यहाँ से तेल भी फेंक सकते थे, या फिर अगर बंदूक या भाले से भी निशाना लगाना हो तो वो भी यहाँ से आसानी से लगाया जा सकता था। तो दोस्तों देखो सामने एक सांप दिखाई दे रहा है हमें। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा सांप है। मेरे सामने दिखाई दे रही हैं 2 विशाल बुर्जें, किले की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। प्राचीन समय में इन बुर्जों पर सैनिक तैनात रहते थे जो दूर दूर तक आने वाले रास्तों और आसपास के क्षेत्र पर नज़र रखते थे। यदि किसी दुश्मन की सेना किले की ओर बढ़ती दिखाई देती तो सबसे पहले
इनकी सूचना यहीं से दी जाती थी। आप देख सकते हैं कि एक बुर्ज के ऊपर तो छोटी चौकी या प्रहरी कक्ष भी बना हुआ है। माना जाता है कि यह स्थान पहरेदारों के लिए बनाया गया था, जहां से वे सुरक्षित रहकर चौबीसों घंटे दोस्तों, निगरानी हम कर कोशिश सकते करते हैं थे। इन बुर्जों पर जाने की। तो अभी हमें आगे दिखाई देता है एक इसका तीसरा दरवाज़ा। सोचिए, किसी भी व्यक्ति या सेना को आगे बढ़ने के लिए हर दरवाजे को पार करना पड़ता था। यही कारण है कि इन प्राचीन संरचनाओं को देखकर आज भी उस दौर की सूझबूझ और सुरक्षा व्यवस्था की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता। तो दोस्तों, ये है इसका तीसरा मुख्य द्वार, और आप इसको भी देखेंगे तो इसमें एक चीज़ थोड़ी अलग है कि यहाँ जो दो दरवाजे में चूड़े बने हुए थे दरवाजा लगाने के लिए, वो नहीं है। इसमें जो पट्टियाँ लगाई जाती थी उनमें एक गेट रुकता था। और एक सामान्य चीज़ तो तीनों गेट में हमें एक ही मिली कि जो तीनों गेट हैं ये धौलपुर रेड स्टोन से बने हुए हैं। इस तीसरे दरवाजे के बाद हम जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, हमें दिखाई देता है सामने एक बड़ा सा दरवाजे के ऊपर बना हुआ एक आला। संभवतः यहाँ पर सिपाही बैठकर गुप्त तरह से किले की रक्षा करते होंगे कि अगर कोई बाई चांस अंदर घुस भी जाए तो यह ऊपर से भाला मारकर या फिर कुछ पिघला कर डालकर इसकी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते थे, उनको रोकते थे कैसे ना कैसे। जैसे हम थोड़ा अंदर आते हैं, हमें दिखाई देता है एक चौथा दरवाजा। और एक सामान्य चीज़ और मैं बताना आपको चाहूँगा कि जो दरवाजे हमने शुरू से देखे हैं, उनका आकार जैसे जैसे दरवाजे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, इनका आकार छोटा होता जा रहा है। और इसका एक कारण यह भी था कि हो सकता है कि पहला जो प्रवेश द्वार था सबसे पहला, उसमें से हाथी प्रवेश कर जाए, लेकिन जैसे जैसे दरवाजे छोटे होते जाएंगे तो इनमें हाथी प्रवेश नहीं कर सकता, और जितना होगा कम से कम सिपाही अंदर प्रवेश करते होंगे इसके। और यह भी वही सेम आकार का बनाया हुआ है, इनका डिजाइन सेम है, बस आकार छोटा हो गया। वैसे अंदर आने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ बगल में एक शौचालय बना हुआ है जो कि आकार में बहुत बड़ा है। और दरवाजे के बगल में या परकोटों के बगल में ये शौचालय इसलिए बनाए जाते थे ताकि सिपाहियों को कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी आपातकालीन स्थिति, वो आराम से अपना जो उनकी इमरजेंसी हो वो यहाँ से जल्दी जल्दी फ्री हों और अपनी जो जहाँ वो पहरा देते थे अपने स्थान पर पहुँचे, क्योंकि ये किला बहुत बड़ा है। और ये आप देखोगे तो यहाँ ये जो बड़ा सा बना हुआ ये मोरी है। तो दोस्तों, शौचालय के थोड़ा साइड में अगर आप ऊपर आके देखते हैं तो एक बहुत बड़ा परकोटा दिखाई देगा आपको, जो कि एक सिपाही घोड़े से भी अगर यहाँ पे पहरा दे तो आराम से यहाँ से वहाँ घूमकर पहरा दे सकता है। और आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, ये कितनी गहरी खाई धीरे धीरे होती जा रही है। कि हम चलते हैं थोड़ा और आगे और कवर करते हैं कि छोटी छोटी जगह। और आप देखोगे ऊपर आने के बाद में हमें एक पांचवा दरवाजा और दिखाई देता है। तो आखिर क्या रणनीति रही होगी इतने सारे दरवाजे बनवाने की? बस एक बात यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि इन दरवाज़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। तो उस पांचवें दरवाजे के अंदर प्रवेश करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ भी एक सैन्य चौकी बनी हुई है जहाँ सिपाही पहरा देते होंगे। तो दोस्तों, इतना ये पांचों दरवाजों पर इतनी सारी सैन्य चौकियाँ देखने के बाद में यही लगता है कि यह किला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही मजबूत रहा होगा, क्योंकि इतने सारे दरवाजे पार करने के बाद में यहाँ पहुँचना, वो दुश्मनी सेना वैसे ही आधी थक जाती होगी। और आगे हम थोड़ा सा देखेंगे तो हमें एक छोटी सी घंटी, सॉरी एक बड़ी सी घंटी दिखाई देती है, और इसे देखकर ये लगता है कि शायद अंदर कोई मंदिर स्थित होगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको मंदिर दिखाते हैं। भाई घंटी बजा दूं? तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं थोड़ा अंदर। तो आप देख सकते हैं कि प्रवेश मार्ग के दोनों ओर बड़ी बड़ी सैन्य चौकियाँ बनी हुई हैं। इनके आकार को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई सैनिक एक साथ तैनात रहते होंगे। किले के इस महत्वपूर्ण हिस्से की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं चौकियों पर मौजूद पहरेदारों के हाथ में होती थी। यहाँ से आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रखी जाती थी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत आगे पहुँचाई जाती होगी। इन विशाल चौकियों को देखकर आज भी उस दौर की कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता आने के है। बाद में हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें दिखाई देता है एक मंदिर जो कि है पहाड़ेश्वर महादेव जी का। तो आइए हम भी दर्शन करते हैं
और आपको भी दर्शन करवाते हैं उनके। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमारे दर्शन होते हैं भगवान शिव के इस पवित्र शिवलिंग के। सदियों से शिवलिंग भगवान शिव के निरंतर स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। इस शांत वातावरण में शिवलिंग के दर्शन मन को एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। में अगर आप देखेंगे तो विराजमान है गणेश जी महाराज, और यहाँ इधर साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ विराजमान है हनुमान जी महाराज। इस किले की ऊंचाई भू स्तर से लगभग 400 से 500 फीट मानी जाती है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यहाँ आकर जो बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वह यही है कि इस मंदिर में आज भी श्रद्धा और भक्ति उसी तरह जीवित है। आज भी लोग यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। सदियों पुराना यह स्थान एक केवल एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं बल्कि एक जीवंत आस्था का केंद्र भी है। इतनी ऊंचाई, इतना पुराना किला और उसके बीच आज भी लगातार पूजा होती है, अर्चना होती है। यही साबित करती है कि समय भले ही बदल जाए लेकिन श्रद्धा और विश्वास भी कभी कमज़ोर नहीं पड़ते। और हमने सामने दिखाई देता है एक छोटी सी गुफा जैसी। तो आइए देखते हैं दोस्तों हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसे हम गुफा ना कहकर इससे अंडरग्राउंड या एक मंजिला इमारत कह सकते हैं, जो कि नीचे बनी थी उस समय। आप देख सकते हैं इसमें अभी वक्त के साथ में इसमें भी मिट्टी भर चुकी है, क्योंकि जो एक खंबे लगे हुए हैं इनका बूस्टर तो था लेकिन मिट्टी भरने की वजह से वो दब चुका है। तो ये एक अंडरग्राउंड जैसा दिखाई देता है। और अगर हम आप इसको थोड़ा अंदर से देखें तो ये बिल्कुल वही सिंगल एक मंजिला है और ये इतना ही है। देखा ना भाई। दोस्तों मैं इसके अंदर जाने की सोच रहा था, लेकिन अभी हम जब बाहर से आ रहे थे तो आपने देखा कि हमें एक सांप दिखाई दिया। और ऐसी जगह पर ज़्यादातर ऐसे जीव जंतु मिल ही जाते हैं जिनसे शायद हमें खतरा हो सकता है। तो आइए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। और आप देखेंगे सामने भी एक बिल्कुल खुला आंगन जैसा बना हुआ है, जो कि बिल्कुल इसके ऊपर है। अगर हम शॉर्टकट में यहाँ से चढ़ के देखें, जय श्री राम, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एक बड़ा सा आंगन है, जहाँ कभी हो सकता है कि राजा की सभा बैठती होगी, क्योंकि ये खुला है और बिल्कुल सामने इतनी जगह है कि यहाँ 100, 200, 500 सिपाही आराम से बैठ सकते हैं। और एक छोटा सा कक्ष बगल में। तो संभवतः यह कक्ष महिलाओं के लिए बनाया गया होगा ताकि महिलाएं अपने अंदर एक साइड में बैठ सकें। और यह वही जगह है जहां हमने आपको अभी नीचे दिखाया, जहां कचरा भरा हुआ था। वहां से नीचे से ऊपर आने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, लेकिन आज यह मलबे की वजह से भर चुकी है और काफ़ी हद तक दब भी चुकी है। तो अगर आपको मैं थोड़ा साइड में दिखाऊं तो ये जो छतरियाँ बनी हुई हैं, यह छतरी राजा, रानी, सेनापति या वीर योद्धा की याद में बनवाई जाती थी। किले के अंदर ऊंची जगहों पर बनी है छतरियाँ में राजा, अधिकारी या पहरेदार धूप और बारिश से बचने के लिए भी बैठ सकते थे। तो दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की यही लगी कि इतना पुराना किला होने के बाद में भी यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पानी के लिए ऊपर व्यवस्था की गई है। अब एक गांव वालों ने की है या फिर सरकार ने, ये तो हम नहीं कह सकते। और सामने आप देखेंगे तो एक पानी की टंकी भी स्थित है, जो कि पानी पीने के लिए भी काम आता है। और यहाँ जो महादेव जी हैं वहाँ जल चढ़ाने के लिए भी वहाँ से ही लिया जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम सामने एक्सप्लोर करते हैं। वो सामने हमें दिखाई दे रहा है एक महल या हवेली जैसा। तो दोस्तों आइए चलते हैं आगे। तो दोस्तों यह जगह दिखाने के बाद में हम चलते हैं थोड़ा आगे, और आगे हमें सामने दिखाई दे रही है एक हवेली। और सबसे अच्छी बात आप यहाँ भी जब देखेंगे कि यहाँ मेन द्वार पे भी एक छोटा सा आला बना हुआ है ऊपर, जहाँ कभी गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती होगी। दोस्तों ये है इस हवेली में अंदर घुसने का मेन द्वार। तो भाई आ जाओ चलते हैं इसके अंदर। इस महल के उस हिस्से में
जहाँ कभी राजा रानी और राज परिवार निवास किया करते थे। जैसे ही मैंने महल में प्रवेश किया, महल के बीचों बीच एक चौकोर संरचना दिखाई देती है, जिसे तुलसी चौरा कहा जाता है। प्राचीन समय में राजमहलों और हवेलियों के आंगन में तुलसी माता का पौधा लगाया जाता था, जिसे पवित्रता, समृद्धि और धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता था। आज भले ही यह महल समय की मार से हिल चुका हो, लेकिन इसकी नक्काशी, इसके आंगन और इसकी स्थापत्य कला आज भी इसके गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाती है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि महल की दीवारों पर बनी फूल पत्तियों की सुंदर आकृतियाँ उस समय की उत्कृष्ट कला और शिल्पकला की झलक दिखती है। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस महल का अधिकांश निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जो इस पूरी इमारत को एक अलग ही भव्यता प्रदान करता है। और दोस्तों, इस महल की बनावट को देखकर तो साफ पता चलता है कि इसका निर्माण राजपूत स्थापत्य शैली से किया गया था। बीच में खुला आंगन, तुलसी का चौरा, मोटी पत्थरों की दीवारें और पारंपरिक निर्माण शैली इसकी राजपूताना पहचान को दर्शाती है। हालांकि समय के साथ यह किला विभिन्न शासनों के अधीन रहा, इसलिए कुछ स्थानों पर दूसरी शैलियों का प्रभाव भी दिखाई देता है, लेकिन कुल मिलाकर यह महल राजपूत वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण माना जाता है। और ज़रा सोचिए, आज जहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, कभी वहीं सैनिकों की आवाजाही होती होगी, राजकीय चर्चाएं होती होंगी और किले से जुड़े बड़े बड़े निर्णय लिए जाते होंगे। इतिहास की यही बात सबसे खास लगती है कि जिन दीवारों को हम आज खंडर के रूप में देख रहे हैं, उन्होंने कभी एक जीवंत और भव्य राजसी जीवन को अपनी आंखों से देखा था। फूल है, यहाँ एक फूल है, और ये छोटे छोटे जो आली बारें हैं, तो शायद उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं रही होगी, तो ये आमतौर पर दीपक रखने के लिए या फिर चिमनी रखने के लिए, ताकि किले में रोशनी बरकरार रहे, इसलिए बनाए गए थे। तो दोस्तों, आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि यह किला इतने आक्रमण होने के बाद में भी अपनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ छोटी मोटी टूट फूट जरूर हुई है, लेकिन फिर भी यह किला अपनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं थोड़ा ऊपर और देखते हैं हमें ऊपर क्या देखने को मिलता है। उससे पहले अगर हम आपको दिखाएं साइड में, तो एक सामान्य कक्ष बना हुआ है। आ जाओ भैया ऊपर। तो ये है इसमें ऊपर जाने का रास्ता, और आप देख सकते हैं यहाँ पे चमगादड़ है। हम भाई उस रास्ते से चलेंगे, आजा। इस महल का एक खूबसूरत नज़ारा, जो कि ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। और सामने अगर आप देखोगे दोस्तों, वहाँ बिल्कुल सामने, तो सामने अगर आप देखोगे तो मुझे दिखाई दे रहा है एक स्तंभ, जो कि भीमलाट के नाम से जाना जाता था। यह कोई झंडा लगाने का स्तंभ नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार भीमलाट एक विजय स्तंभ या यज्ञ स्तंभ माना जाता था, जिसे 4वीं शताब्दी में विष्णुवर्धन ने पुंडरिक यज्ञ की स्मृति में स्थापित कराया था। यह बयाना की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है। तो दोस्तों, यह है सतफेरा मीनार। यह विशाल मीनार ऊषा मंदिर के समीप स्थित है। इसका व्यास लगभग 8.2 मीटर और ऊंचाई 12.31 मीटर है, जिसमें इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी मीनार में प्रवेश द्वार एक रंगीन मेहराब बनी हुई है, जिसमें फारसी भाषा का एक महत्वपूर्ण शिलालेख आज भी सुरक्षित अवस्था में मौजूद है। इस शिलालेख में सिकंदर लोदी का नाम अंकित है तथा निर्माण वर्ष हिजरी 926 का उल्लेख मिलता है। सदियों पुराना यह मीनार आज भी बयाना के गौरवशाली इतिहास और स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में खड़ी हुई है। और यह इमारत लगभग 1520 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। तो दोस्तों, इसका जो प्रवेश द्वार है वो यहाँ से है, और अब हम जाने वाले हैं इसके अंदर। तो दिल थाम के रखिएगा, क्योंकि अंदर जाने के बाद में आप देखेंगे कि ये जो घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, ये षष्ठाकोर आकार में बनी हुई हैं, जो कि यहाँ से सीधा ऊपर जाती हैं। और धीरे धीरे देखते हैं हमें आगे क्या देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इसके ऊपर।
दोस्तों आधा रास्ता पार करने के बाद में अगर आप सामने देखोगे तो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर बने हुए परकोटे, और इन परकोटों को देखकर एक ही चीज़ समझ में आती है कि जहाँ हम खड़े हैं वो परकोटा यहाँ से कम 500 मीटर दूरी पे है। तो इसे देखकर हम यही समझ में आता है कि इस पूरे पहाड़ी को इन परकोटों से घेरा गया है, और अगर हम अनुमान लगाएं तो यह पूरा एरिया कम से कम 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम यहाँ से थोड़ा आगे। चलिए दोस्तों सफ़र को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम थोड़ा आगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर सीढ़ियों का जो घर है वो सकड़ा होता जाता है। दोस्तों एक छोटा सा सफ़र पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं फाइनली इस स्तंभ की ऊपरी हिस्से में, और हम आपको दिखाते हैं यहाँ से इस जगह का एक खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों इस स्तंभ के ऊपर आने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ इतनी बड़ी पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं बहुत सारे खूबसूरत परकोटे, और ये आसपास बनी हुई है बहुत सारी खूबसूरत जगह जो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। कहा जाता है कि यहाँ पर एक तोप भी स्थित है, तो हम आपको वो तोप दिखाते हैं। और पथरीला है, चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये आ चुकी है की। तो ऊपर इस इतने बड़े बरामदे में आने के बाद मुझे सामने दिखाई देती है एक भारी भरकम तोप, जिसका वजन तकरीबन 2 से 3 टन कह मान सकते हैं, और जिसकी लंबाई करीबन 20 से 25 फीट मानी जाती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक छोटा सा होल बना हुआ है, इसमें शायद इस तोप का स्टैंड रहा होगा जिस पर इसे रखा जाता होगा और फिर इसे चलाया जाता होगा। और जो आप बड़ा सा छेद देख रहे हैं वो एक तरह की यहाँ से गुप्त रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का, कि अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत हो तो यहाँ के जो सिपाही से चलाया करते थे वो यहाँ से चुपचाप निकल जाएं। और अगर तोप से मैं थोड़ा साइड में देखूँ तो मुझे 2 छतरियाँ दिखाई देती हैं जो बिल्कुल मुग़ल शैली की बनी हुई हैं। तोप के पास बनी हुई इनका निर्माण भी पुराने समय की शानदार वास्तुकला का हिस्सा है। पास ही एक कक्ष भी बना हुआ है जो कि अभी बिल्कुल टूट चुका है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ शायद खजाना छुपाया जाता होगा, क्योंकि यहाँ हमें एक तिजोरी जैसी भी कुछ देखने को मिली। यह पूरी जगह एक रहस्य और इतिहास से भरी हुई है, और हर एक पत्थर एक अलग ही कहानी सुनाता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कि आज यह बिल्कुल टूट चुकी है, जर्जर स्थिति में है, लेकिन कभी ये यहाँ की शान रही होगी। तो दोस्तों ये था बाणासुर का किला, जिसे बयाना फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे बाणासुर की बावड़ी का इतिहास, उसके निर्माण के पीछे की कहानी, उससे जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर आप इस कहानी का अगला भाग मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में बाणासुर की बावड़ी की अनसुनी कहानी के साथ।